नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 2020 के आंध्र प्रदेश के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक्स सेक्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास टोटल 18 क्वेश्चन होंगे और जिसे हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5। देन द प्रॉफिट परसेंट इज व्हाट? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये रेशियो में दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो कितनी दी हुई है? 4:5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4x एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट। क्या फाइंड करना है यहाँ पे? प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट को फाइंड करना। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 5x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 4x। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? x। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? प्रॉफिट। तो अब हमने निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास यहाँ पे? x ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 4x मल्टीप्लाई 100। x से x कट गया, 4 1 द 4, 4 25 द 100। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? इज इक्वल टू 25%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का? सी ऑप्शन, 25%। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, द लॉस और गेन परसेंट इज व्हाट? ठीक है, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी इज इक्वल टू एक्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब बोला क्या गया है हमारे पास कि जो सेलिंग प्राइस है 40 आर्टिकल का वो किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू वाई, तो 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 40y। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना है? x। तो 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 50x। तो यहाँ से हम एक्स वाई की रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। y ओवर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50/40। 0 से 0 कट गई तो बचा क्या हमारे पास? 5/4। ठीक है, x क्या है हमारे पास यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और y क्या है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जब जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू कॉस्ट प्राइस से, तब हमें क्या होता है वहाँ पे? प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास? 1 का। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है? अब प्रॉफिट हो रहा है तो हम निकालेंगे क्या? प्रॉफिट परसेंट। हमसे ये पूछा है कि फाइंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट। अब देखो, प्रॉफिट को भी बोलते हैं गेन। ठीक है, अगर गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो या तो हम प्रॉफिट परसेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर और गेन परसेंट, दोनों एक ही चीज होती है। तो फॉर्मूला क्या होगा? इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? 1 ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। 4 1 द 4, 4 25 द 100। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंट या फिर और गेन परसेंट कितना आ गया यहाँ पे? 25%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी, 25% गेन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 2240 इन 2 ईयर एंड टू रुपीज 2600 इन 5 ईयर। वट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। साधारण ब्याज पर एक राशि 2 साल में 2240 रुपये और 5 साल में 2600 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि क्या है। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो हमारे पास नहीं दिया गया है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि 2 साल में, ठीक है, 2 ईयर में जो हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है, वो कितना हो रहा है हमारे पास, कितना हो रहा है 2 साल में, 2 साल में हो रहा है वो 2240 रुपये। ठीक है, और 5 साल में कितना हो रहा है, 5 ईयर में, 5 ईयर में हो गया वो 2600 रुपये। ठीक है, अब 2 और 5 साल के बीच में कितने साल का गैप है, 3 ईयर का। ठीक है, कितने ईयर का गैप, 3 ईयर। अब देखो, अब जब 3 ईयर का गैप है तो उन 3 ईयर में भी तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो भी तो पड़ रहा होगा वहाँ पे 3 ईयर में। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो 2600 में से हम क्या करेंगे, 2240 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2240, 0, 10 - 4 6 और 5 - 2 3। तो यहाँ पे कितना आ गया, 360 रुपीज़। ठीक है, ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में। तो ये कितना आ गया, 3 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, अब निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, निकाल लेते हैं 3 ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर कितना आ गया, 360 रुपीज़। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट किसका आ जाएगा, ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 360/3, कितना आ गया, 120 रुपीज़। ठीक है, अब क्या पूछा गया हमारे पास, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम, कितना, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर इज इक्वल टू 2 × 120 इज इक्वल टू 240 रुपीज़। ठीक है, अब जो हमारे पास 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना है, 240 रुपीज़। ठीक है, अब जो हमारे पास अमाउंट बन रहा है 2 साल के, जो अमाउंट बना हमारे पास 2 साल के बाद इंटरेस्ट को ऐड करके, वो कितना बना, 2240 रुपये। ठीक है, तो अब हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू अमाउंट कितना हमारे पास, 2240 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, -240 इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 2000 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड दैट फॉर 9 ईयर। 6 साल के लिए और 9 साल के लिए समान ब्याज दर पर निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, अनुपात फाइंड करना है, किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें जो दी हुई है वो कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक राशि दी हुई है, वो क्या है, निश्चित। ठीक है, और दूसरा हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, निश्चित है। ये दोनों चीज़ें क्या है हमारे पास दी हुई है, ये दोनों फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब निकालना क्या हमने, तो यहाँ पे हमारे पास 2 केस चलेंगे। एक तो आएगा हमारे पास I1। ठीक है, I1 में हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास सेम ही रहेगा। ठीक है, दरअसल यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल नहीं। ठीक है, और रेट कितना है यहाँ पे, रेट भी यहाँ पे रेट ही रहेगा। ठीक है, मीन्स दिया नहीं है तो हम आर ही रहने देंगे इसे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना दिया हो, फर्स्ट केस में 6 ईयर। ठीक है, ओवर कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, और दूसरा I2, ये सिंपल इंटरेस्ट 6 ईयर के लिए और ये सिंपल इंटरेस्ट किसके लिए होगा, 9 ईयर के लिए।
यहाँ पे भी प्रिंसिपल सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई रेट दोनों के लिए सेम है, और टाइम कितना है यहाँ पे 9 ईयर ओवर 100। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों की रेशियो निकाल लेनी है। रेशियो किसकी, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जिसे हमने क्या माना I1 और I2 के बीच में हमने रेशियो फाइंड कर लेनी है। ठीक है, I2 या तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर I1 ओवर I2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, देखो PR मल्टीप्लाई 6 ओवर 100 ओवर PR मल्टीप्लाई 9 ओवर 100। तो 100 से 100 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, PR मल्टीप्लाई 6 ओवर PR मल्टीप्लाई 9। तो PR से PR कट गया, और 3 2 द 6, 3 3 इज द 9 इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो क्या आएगी, 2:3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2:3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 28 if two number namely 25 and 35 are discarded, the average of the remaining number is nearly what? 50 संख्याओं का औसत 28 है यदि दो संख्याओं अर्थात 25 और 35 को छोड़ दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत लगभग होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, 50 नंबर का, जो हमारे पास 50 नंबर है उनका क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, कितना है 28। ठीक है, और जब हम दो नंबर को डिस्कार्ड कर देंगे तो जो बचे हुए नंबर है, ठीक है, तब हमने उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज कितना दिया हुआ है, 28। एवरेज कितना है यहाँ पे हमारे पास 28 इज इक्वल टू सम, तो हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है 50 नंबर का, तो सम को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे हमारे पास 50। ठीक है, ओवर 50 इंप्लाइज दैट। ठीक है, अब हम सम निकाल लेते हैं, तो सम किसके इक्वल आ जाएगा, सम इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, अब जब 28 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा 1400। ठीक है, कितना आया 1400। तो ये क्या आ गया हमारे पास सम। ठीक है, कितना 50 नंबर का सम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब बोला कि इनमें से हमने क्या करना है, दो नंबर को डिस्कार्ड कर देना है। वो कौन से हैं, 25 एंड 35। ठीक है, तो कर देते हैं यहाँ से, देखो 1400 माइनस 25 माइनस 35 ओवर, अब जैसे हमने यहाँ पे 50 में से दो नंबर को डिस्कार्ड कर दिया 25 और 35 को, तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे भी तो दो नंबर कम हो जाएंगे फिर, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बचेंगी 48। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 25 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, -25 माइनस 35, तो ये कितना हो गया 60। 1400 माइनस 60 ओवर 48, 1400 माइनस 60 कितना होता है 1300, 1340 इज इक्वल टू 1340 डिवाइडेड बाई 48। जब हम 1340 को डिवाइड करेंगे 48 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में, तो आंसर क्या आएगा 27.9167। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ ऑप्शन में अगर हम चेक करें A B C और D ऑप्शन में, तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है इतना बड़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया 27.9167, तो यहाँ पे तो है नहीं है ये ऑप्शन। ठीक है, तब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि नियर बाय कौन सा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 27.9। ठीक है, 27.9। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारे पास ये आंसर है इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 27.92। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 77। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द second number is twice the third. Find the first number.
तीन संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर का एवरेज दिया हुआ है और हमें यहाँ पे ये तीन नंबर नहीं बताए हुए कि वो कौन से हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, लेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है उसे हम मान लेंगे। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर बी इज इक्वल टू वाई एंड थर्ड नंबर इज इक्वल टू जेड। ठीक है, ये आगे हमारे पास तीन नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, अब बोला इन तीन नंबर का जो सम है, ठीक है, एवरेज सम है, वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 77 के इक्वल। ठीक है, तो एवरेज सम मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओवर 3 इज इक्वल टू 77। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 77 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास, 3 7 द 21 1 2 कैरी, 3 7 द 21 प्लस 2 कितने होते हैं 23। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 231। नेक्स्ट क्या दिया आगे हमारे पास, यहाँ पे बोला गया आगे कि पहली संख्या हमारे पास क्या है x, तो हमने पहली संख्या को x ही रहने दी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना है, दोगुनी। तो दूसरी संख्या है कितनी हमारे पास, y, तो कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। जो दूसरी संख्या y है वो तीसरी संख्या जो z है उसकी कितनी है, दोगुनी है। ठीक है, अब तो हमने यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड जो दिया हुआ है इसे एक ही फॉर्म में ले आएंगे, सभी को x x x की फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर तो हमारे पास x ही है। ठीक है, तो उसे हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, प्लस अब y है। ठीक है, अब y को किस फॉर्म में लेके आना हमने, x की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो हमारे पास y की वैल्यू है क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू 2y, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू x ओवर 2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, x ओवर 2 प्लस अब हमने क्या करना है, अब z की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, तो अब z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू कितनी आएगी, z इज इक्वल टू वाई ओवर 2। ठीक है, और जो y ओवर 2 है, ठीक है, जो हमने अभी निकाला y ओवर 2, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, जो z है वो हमारे पास किसके इक्वल है, y ओवर 2 के इक्वल। ठीक है, और हमने अभी अभी y की वैल्यू कितनी निकाली है, y की वैल्यू आई है x ओवर 2, तो x ओवर 2 फिर से ओवर 2, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z इज इक्वल टू x ओवर 4। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x ओवर 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 231। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं 1। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x प्लस 2 2 इज द 4, 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 231। ठीक है, अब 4 2 6, 6 प्लस 1 कितने होते हैं 7x। ठीक है, 4 2 6 प्लस 1 7x इज इक्वल टू, अब ये जो 4 है ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 231 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो कितना आंसर आएगा 4 1 द 4, 4 3 द 12, 2 1 कैरी, 4 2 द 8 प्लस 1 9, तो कितना आ गया 7x इज इक्वल टू 924। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 924 ओवर 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 द 7। ठीक है, कितना बचा हमारे पास 2, 7 3 इज द 21, 1 एंड 14 हो गया यहाँ पे, तो 7 2 इज द 34, सॉरी 7 2 इज द 40, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 132, मीन्स x इज इक्वल टू 132। ये क्या आ गया हमारे पास, जो हमने फर्स्ट नंबर फाइंड करना था। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली संख्या क्या ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट 132।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. A does a work in 10 days and B does the same work in 15 days. In how many days they together will do the same work? ठीक है, ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है. वे मिलकर उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोनों का ए और बी का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे 1 डे वर्क निकालेंगे कि वो दोनों पर्सन एक दिन में कितना काम करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्या हमारे पास ए, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे ए और बी, दो पर्सन है हमारे पास ए और बी. ठीक है, अब ए का क्या आएगा हमारे पास 1 डे वर्क. ठीक है, ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, इसका 1 डे का वर्क इज इक्वल टू 1/10. ठीक है, और सेम इसी तरीके से बी का भी 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, बी का 1 डे वर्क 1/5. ठीक है, क्योंकि हमें बताया हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में ख़त्म करता है. ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, बी का 1 डे वर्क 1/15. ठीक है, अब बोला कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे हमने डेज फाइंड करने हैं. ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे दोनों का वर्क, दोनों का एक दिन का काम निकालना हमने. ठीक है, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इन दोनों का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क क्या करेंगे इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15. एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 30. ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा 10 3 द 30, 3 1 द 3 प्लस 15 2 द 32, 2 1 द 2 इज इक्वल टू 5/30. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 1 द 5, 5 6 द 30 इज इक्वल टू 1/6. ठीक है, तो ये जो हमारे पास अंश होता है ये क्या है हमारे पास डे, सॉरी ये क्या है हमारे पास वर्क, और जो हर है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे डेज. ठीक है, तो एक दोनों को एक काम को ख़त्म करने के लिए कितने दिन लग रहे हैं, 6 डेज. ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, कितने दिन यहाँ पे 6 डे, तो दोनों मिलके एक काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज. ठीक है, इन हाउ मैनी डेज विल बी अलोन फिनिश द वर्क. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं. ठीक है, बोला कि जो बी काम कर रहा है, ठीक है, ए उसके ट्वाइस काम कर रहा है. ठीक, मीन्स बी जो काम कर रहा है ए उसका दोगुना काम कर रहा है. ठीक है, और दोनों मिलके वो एक काम को 18 दिनों में ख़त्म करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकालना क्या है, बोला कि जो बी है वो अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए और बी दो पर्सन है. ठीक है, अब यहाँ पे बोला बी जब एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, उसका दोगुना काम करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क इज इक्वल टू 3 यूनिट. ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क 3 यूनिट. ठीक है, अब बोला कि दोनों मिलके उस काम को, एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, 18 दिनों में. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी का दोनों का 1 डे का वर्क निकालेंगे. ठीक है, ए और बी, ठीक है, 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1/18. ठीक है, तो ए और ए प्लस बी दोनों का 1 डे का वर्क कितना आ गया, 1/18. मीन्स एक काम को वो 18 दिनों में ख़त्म करते हैं. ठीक है, तो हमने निकालना क्या है यहाँ पे, बी का 1 डे वर्क. ठीक है, बी एक काम को कितने दिनों में करता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बी का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू वो टोटल वर्क कितना है 3. ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/18 इज इक्वल टू 1/ कितना आएगा 54. 18 3 ज़ा 54.
तो हमारे पास जो बी एक काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमारे पास कितना आएगा 54 डेज। ठीक है, ये 1 क्या होता है हमारे पास वर्क, और ये 54 क्या है यहाँ पे डेज। तो बी अकेला एक काम को कितने दिनों में खत्म करेगा 54 डेज में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। रोहित कवर 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर, 1/4 एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ हिज जर्नी एट 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रोहित एवरेज स्पीड फॉर द होल डिस्टेंस। रोहित कुल दूरी का 1/4 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, 1/4 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शेष यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। पूरी दूरी के लिए रोहित की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो होगा स्पीड का, स्पीड निकालने का क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, एंड सेकंड फॉर्मूला है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज का क्या फॉर्मूला हमारे पास, एवरेज स्पीड का इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस क्या है हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो लेट टोटल डिस्टेंस भी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमने टोटल डिस्टेंस को क्या मान लिया एक्स। ठीक है, अब पार्ट ऑफ डिस्टेंस हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, पार्ट ऑफ डिस्टेंस क्या है, देखो पहले हमारे पास तो पार्ट ऑफ डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है 1/4, टोटल डिस्टेंस का कितना 1/4 1/4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास x ओवर 4। ठीक है, तो सेकंड में भी क्या है x ओवर 4। ठीक है, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस। तो नेक्स्ट अब हमने निकालना क्या है रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है, आर रिमेनिंग डिस्टेंस। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कितना है x। ठीक है, माइनस करना है कौन सा डिस्टेंस जो हमारे पास दिया हुआ है 1/4 किसका टोटल डिस्टेंस का, तो x ओवर 4 प्लस x ओवर 4। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x माइनस यहाँ पे एलसीएम लिए तो कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 2x। ठीक है, और 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास x माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, फिर से यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, अब देखो हमारे पास पार्ट ऑफ डिस्टेंस से दो डिस्टेंस हमें दिए हुए थे कि एक बार वो कितना कर रहा है 1/4 कितनी स्पीड से कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, और 1/4 10 किलोमीटर पर आवर से, और जो रिमेनिंग है वो कितना है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ गया x ओवर 2। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास x ओवर 4 प्लस एक्स ओवर 4 प्लस एक्स ओवर 2। ठीक है, इन सभी को एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेके 4 4 4 4 और 2 का एलसीएम लिए कितना है 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 1 और 2 से 1 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 4। ठीक है, तो x प्लस कितना आएगा 2x। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा 4x ओवर 4, 4 से 4 कट गया, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे जब इनको ऐड किया तो किसके इक्वल आ गया x के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है टाइम, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्या निकालना अब हमने टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो टाइम क्या होगा हमारे पास टोटल टाइम, 3 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास t1। ठीक है, प्लस t2 प्लस t3।
ठीक है। तो हमने ये तीनों जो टोटल टाइम है, ठीक है, T1 T2 एंड T3, इन तीनों को क्या करना, हमने ऐड करना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे, सबसे पहले ये टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो T1 क्या है हमारे पास, देखो अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो फॉर्मूला हमने पहले लिखा हुआ था, क्या फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमने निकालना क्या है यहाँ पे, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो जब हमारे पास T1 का टाइम निकालेंगे, तो ठीक है, तो T1 में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो T1 में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है x/4। ठीक है, कितनी स्पीड में कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मल्टीप्लाई 20 प्लस सेम इसी तरीके से आगे x/4 मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना था हमारे पास, x/2 मल्टीप्लाई 80। ठीक है, अब इन तीनों को सोल्व करते हैं, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, x/680 प्लस x/40 प्लस x/160। तो जब इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आया 160। ठीक है, जब इसे सोल्व किया तो आगे कितना आएगा, 18 टू द 160। तो कितना आ गया यहाँ पे, 2x प्लस 4x प्लस x। ठीक है, तो ऐड करके कितना आ गया हमारे पास, टोटल टाइम कितना आ गया हमारे पास, 7x/160। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या था, एवरेज डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, कि टोटल एवरेज डिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस भी निकाल लिया और टोटल टाइम भी निकाल लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास, x ओवर टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लगा उसे, 7x/160, 7x/160 इज इक्वल टू x/7x मल्टीप्लाई 160। ठीक है, x से x कट गया तो 7 1 द 7, 7 टू द कितने होते हैं हमारे पास, 7 टू द 14। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं हम, 160 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, 7 टू द 14, 6 - 4 2 0, फिर से 7 टू द 14 6, और यहाँ पे लग गया डेसिमल, फिर क्या आ गई 0, फिर 7 8 द 56, 10 - 6 4 0, और 7 5 द 35। ठीक है, तो कितना आ गया 5। तो हमारे पास x कितना आ गया हमारे पास, जो हमने एवरेज डिस्टेंस निकालना था, तो एवरेज डिस्टेंस कितना आ गया, एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ गया, 22.85। ठीक है, तो देखते हैं जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया, 22.85। तो देखने हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए, ठीक है, 22.85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा एवरेज डिस्टेंस, कितना आ गया, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ कॉस्ट ऑफ 24 ऑरेंजेस इज 72 रुपीज, देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 120 ऑरेंज। यदि 24 संतरे का मूल्य 72 रुपीज़ है, ठीक है, तो 120 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या दिया हमारे पास यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस। ठीक है, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 24 ऑरेंजेस कितनी है, 72। तो यहाँ से हम एक ऑरेंज की कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितनी आ जाएगी, 72/24। ठीक है, तो 24 1 द 24, 24 3 द 72। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितनी आ गई, 3 रुपये। ठीक है, ये आ गई एक ऑरेंज की कॉस्ट।
अब पूछा गया है कि 120 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब एक ऑरेंज की कॉस्ट 3 रुपये है तो कॉस्ट ऑफ 120 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 3 टू द 6 3 1 द 3, कितना आ गया 360 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, रुपीज़ 360। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 21 goat eat as much as 15 cow. How many goat eat as much as 35 cows? 21 बकरियां 15 गायों के बराबर खाती हैं। ठीक है, 35 गायों के बराबर कितनी बकरियां खाती हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली चारे की बात हो रही है। ठीक है, कि जो 21 बकरियां हैं वो कितना चारा खाती हैं, जितना 15 गाय खाती हैं। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या है कि 35 गाय जितना चारा खा रही हैं उसके उस चारे को कितनी बकरियां खाएंगी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहले देखिए, पहले हम लिखेंगे कि क्या लिखा है यहाँ पे, 21 गोट्स, क्या है 21 गोट्स ईट एज मच एज 15 काउ। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब 15 काउ, ठीक है, 15 काउ ईट, 15 गाय कितना खाना खा रही हैं, इज इक्वल टू 21 गोट्स के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बोला कि 35 गायों, जितना चारा 35 गाय खा रहे हैं, ठीक है, वही चारा कितनी बकरियां खाएंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 35 काउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, 1 काउ का खाना निकाल लेते हैं। ठीक है, कि एक गाय कितना चारा खाती है, 1 काउ ईट इज इक्वल टू कितना खाएगी, 21/15। ठीक है, ये आ गया 1 काउ ईट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब बोला 35 काउ। ठीक है, तो 35 काउज ईट, ये क्या हमारे पास गोट। ठीक है, 35 काउ ईट इज इक्वल टू कितना खाएंगी, 21/15 मल्टीप्लाई 35। ठीक है, 3 7 द 21, 3 5 द 15, 5 1 द 5, 5 7 द 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आंसर आ गया, 49 गोट्स। ठीक है, तो कितनी बकरियां खाना खाएंगी, 49 गोट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 49। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 4 मैट वीवर कैन वीव 4 मैट in 4 days. At the same rate, how many mats would be woven by 8 mat weaver in 8 days? 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुन सकते हैं, उसी दर से 8 चटाई बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले वो देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा M1 D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ, फर्स्ट में 4 मैट वीवर। ठीक है, मैन कितने हैं यहाँ पे 4, तो 4 मल्टीप्लाई कितने दिनों में 4 चटाई बुन रहे हैं, वो 4 दिनों में। ठीक है, और कितने दिन लग रहे हैं उन्हें, ठीक है, सॉरी क्या था यहाँ पे, 4 मैन है जो कि चटाई बुनकर हैं, और दिन कितने लग रहे हैं 4, और काम कितना कर रहे हैं वो 4 ही चटाई बुन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क भी कितना आ गया 4 इज इक्वल टू, अब दूसरी तरफ, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि 8 मैट वीवर्स हैं, कितने 8। ठीक है, और कितने दिनों में 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनेंगे, तो यहाँ पे हमने W2 फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो सकता है उसे हम यहीं पे कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख लें 4 4 द 16, 16 ओवर 4 इज इक्वल टू
64/W2, ठीक है। अब यहाँ से 4 1 द 4, 4 4 द 16, ठीक है। तो W2 निकालना हमने, तो W2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 64/4, 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 6 द 24, तो W2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 16, ठीक है। तो वो कितनी चटाइयाँ बुनेंगे 16 चटाइयाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इवेलुएट 80 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -8 ब्रैकेट क्लोज -18, ठीक है। तो इसे सोल्व करेंगे हम। इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक रूल होता है बोर्ड मास, ठीक है। क्या रूल होता है, बोर्ड मास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसी सीक्वेंस में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिख लेते हैं 18 डिवाइडेड ब्रैकेट -8 -18, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18, अब डिवाइड को हटा के ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1/-8, ठीक है, और -18, ठीक है। डिवाइड को मैंने किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 8 1 द 8, 8 10 द 80, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू -10, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -8 था ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -10, फिर -18, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू -28। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन सोल्ड अ स्टोव फॉर 423 रुपीज and incurred a loss of 6%. At what price would it be sold so as to earn a profit of 8%? एक व्यक्ति ने एक स्टोव 423 रुपये में बेचा और उसे 6% की हानि हुई। 8% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो केस होंगे यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 423, ठीक है, और लॉस कितना बोला गया है, लॉस हो रहा है हमारे पास 6% का। कब, जब वो 423 रुपये में स्टोव को बेच रहा है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब लॉस हो रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 ओवर क्या आएगा 100 माइनस लॉस। अब इसे सोल्व करते हैं आगे, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 423, ठीक है। 423 मल्टीप्लाई 100 ओवर 100 माइनस लॉस कितना हुआ हमारे पास, यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 6, ठीक है। तो ये आ गया 6। आगे सोल्व किया तो क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 423 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 42,300, और डिवाइड किससे करेंगे 94 से, ठीक है। तो जब 94 से डिवाइड किया 42,300 को, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 450, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, इज इक्वल टू 450 रुपीज़। अब आगे क्या बोला गया है कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उसे कितने परसेंट मीन्स 8% लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाएगा, ठीक है। तो इसे कितने रुपए में बेचें कि हमारे पास कितना हो 8% का लाभ हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया नया, अब सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450, ठीक है, कॉमा प्रॉफिट कितना होना चाहिए हमारे पास 8%, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस जब हमारे पास प्रॉफिट हो तब, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है 450, 450 मल्टीप्लाई कितना आ गया 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 8 ओवर
100, ठीक है। अब आगे इज इक्वल टू 100 प्लस 8 कितने होते हैं 108, 450 मल्टीप्लाई 108 डिवाइडेड बाय 100, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब इसे सोल्व किया हमने प्रॉपर, जैसे 0 से 0 कट गई, ठीक है, 5 2 ज़ 10, ठीक है, 5 9 ज़ 45, 2 1 ज़ 2, 2 5 ज़ 10, 2 4 ज़ 8, ठीक है। 54 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 486। तो हम कितने रुपए पे बेचेंगे, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, जहाँ पे हमें 8% का प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 486 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको क्वेश्चन नंबर 15 का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ पर्सन वॉक एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज व्हाट। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटे की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चल पाता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी, ये हमने निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, ट्रेवल्ड बाय हिम हमने क्या मान लिया x, ठीक है। अब देखो जब वो x किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, कितने किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर, मीन्स 10 किलोमीटर आवर की स्पीड से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है x, ठीक है, इज इक्वल टू, बट जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस था, ठीक है, अब उसने क्या किया, जब उसने स्पीड बढ़ाई, जब वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू किया, तो उसने क्या किया, एक्चुअल डिस्टेंस से 20 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 10 इंटू में x प्लस 20, ठीक है। तो 14x इज इक्वल टू 10x प्लस कितना आ जाएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे 10x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 14x माइनस 10x इज इक्वल टू 200। तो 14x माइनस 10x कितना होता है हमारे पास 4x इज इक्वल टू 200, ठीक है। आगे x इज इक्वल टू 200 ओवर 4, ठीक है। तो 4 1 द 4, 4 5 द 20, तो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस कितना आ गया जो उसने ट्रैवल किया है, x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई दिस 1800 डिवाइडेड 10 करली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर क्या हमारे पास ओपन ब्रैकेट 12 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस ओपन ब्रैकेट 24 माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज एंड फिर से करली ब्रेसेस, ठीक है, या फिर करली ब्रैकेट, ठीक है। तो इसे लिखते हैं हम। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को भी हम बोर्ड मास रूल की हेल्प से सोल्व करेंगे। कौन सा रूल, बोर्ड मास रूल, BODMAS, ठीक है, बोर्ड मास रूल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले देखो 1800 डिवाइडेड बाई 10 करली ब्रेसेस, फिर ओपन ब्रैकेट 12 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 12, ये भी ब्रैकेट में है, और फिर से करली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जाता है बोर्ड मास रूल में कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट पोर्शन को यहाँ पे सोल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा 1800 एज इट इज ही रहेगा डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो करली ब्रेसेस के अंदर इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम, तो 12 माइनस 6 किसके इक्वल आता है 6 प्लस 24 माइनस 12 कितना होता है 12, ठीक है। तो ये होगी हमारी करली ब्रेसेस के अंदर वाली ब्रैकेट पोर्शन सोल्व, ठीक है। अब जो हमारे पास मेन ब्रैकेट बचती है अब इससे सोल्व करेंगे। तो 1800 डिवाइडेड बाई 10, तो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट का मतलब होता है क्या बेसिकली मल्टीप्लाई, तो 12 प्लस 6 कितने होते हैं 18,
ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हम ब्रैकेट पोर्शन हमारे पास सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, डिवीज़न। तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो देखो 1800 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम इसे 1800 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 18। अब 0 से 0 कट गई, इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 180 मल्टीप्लाई 18। जब 180 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 3240, ठीक है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3240। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, देखते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज 15% ऑफ 34, ठीक है। तो लिखते हैं इसे, क्या लिखा गया, 34 का 15% क्या होगा। तो लिखते हैं इसे, कैसे लिखे हम, 15% का मतलब परसेंटेज का साइन ऐसा होता है, ठीक है। 15% किसका, यहाँ पे लिखा है ना ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 50% ऑफ व्हाट, 34, ठीक है। तो आ गया। अब परसेंटेज को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे, 15/100 मल्टीप्लाई 34, ठीक है। अब आगे, अब 5 से काटते हैं से, 5 3 ज़ 15, 5 2 ज़ 10 और 0, ठीक है। तो कितना आ गया, 20। अब आगे किससे कटेगा, ये कटेगा 2 से, 2 10 ज़ 20, 2 1 ज़ 2, 2 7 ज़ 14, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आगे 17 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 7 द 21 1, 3 1 द 3 प्लस 2 5, 51 ओवर में 10, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया। अब ये डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पे, या हम 10 से डिवाइड करेंगे 51 को तो क्या आएगा आंसर, या फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 5.1, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो 15% का 34 कितना होगा, 5.1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट।